हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू मून वॉकर। मैं हूं गगनप्रीत कौर और आज हम ले रहे हैं कार्ल मार्क्स के हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म टॉपिक से ही एक और सवाल। 2013 से 23 तक इस टॉपिक में से 3 सवाल आए हैं। 2 सवाल हम पिछले सेशन में कर चुके हैं जो कि थोड़े आसान सवाल थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। आज हम तीसरा सवाल लेने वाले हैं बट वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। 2017 में ये सवाल आया था पेपर 1 में, 3B। 20 मार्कर मतलब आपको 8 से 9 मिनट में ये आंसर करना है। 250 से 280 वर्ड्स में ख़त्म करना है, ठीक है। 3 पेज आपको मिलते हैं। तो लेट्स सी सवाल क्या है। सवाल शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू दैट सोशियोलॉजी ऑप्शनल फुल्ली ऑनलाइन बैच इज़ अबाउट टू कमेंस ऑन 29th of July. The fee is 40,000, but people who will be joining it before 29th, they will get flat 30,000 rupees off. एंड अगर आप अपने साथ एक बडी लेके आते हैं, एक एस्पिरेंट और लेके आते हैं, देन अगेन आप 10,000 रुपये और आपको ऑफ मिलेंगे। दिस फुल्ली प्रोग्राम इज़ द बेस्ट इन टाउन, द बेस्ट इन द मार्केट राइट नाउ। यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग इंटीग्रेटेड मिलेगी, डेली डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे। अगला सेशन यानी कि 2026 का अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आपको अगले साल के मेंस के बाद भी क्लासेस फ्री लगाने का एक्सेस होगा। इसके अलावा ईच एंड एवरी टॉपिक इज़ लिंक टू करंट अफेयर्स अप टू डेट, और मेंस से पहले आपको फिर से और करंट अफेयर्स अपडेट करके पूरे नोट्स कंटेंट 1500 से 1700 पेजेस का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि मैं रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पे डिस्कस करने वाली हूँ, ये सीरीज़ पहले चली थी, अब फिर से कंटिन्यू होगी। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक्सेस नहीं है पिछले 10 सालों का, तो जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, आपको लिंक कमेंट्स में मिल जाएगा। वहाँ पे 152 पेजेस का एक डिटेल्ड पीडीएफ है जहाँ पे टॉपिक वाइज एंड सब टॉपिक वाइज आपको पिछले 10 सालों का, इनफैक्ट पिछले 11 सालों का, 2013 से 23 तक, हर एक क्वेश्चन को टॉपिक और सब टॉपिक वाइज कैटेगराइज करके शेयर किया गया है अलॉन्ग विद द सिलेबस। तो you can join telegram channel to get access to that pdf. Now coming back to today's question, आज का हम सवाल देखते हैं। द क्वेश्चन इज एनालाइज मार्क्सियन कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म एज अ क्रिटिक ऑफ हेगेलियन डायलेक्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन के 2 से 3 पार्ट्स होते हैं और आगे डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन सब पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है आपकी इंट्रो। इंट्रो में हर सोशियोलॉजी का कोई भी सवाल आएगा, इंट्रो आपकी एक स्टैंडर्ड इंट्रो होगी। जो भी कीवर्ड आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको डिफाइन करोगे, जिस थिंकर ने वो थ्योरी दी है उसका नाम लिखोगे, और जिस बुक में दी गई है उस बुक का नाम लिखोगे। थिंकर का नाम की स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, बुक का नाम जितना मर्जी लंबा हो उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे इंट्रो क्या बनती है, यहाँ पे इंट्रो ये बनती है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, ठीक है। हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म वाज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय कार्ल मार्क्स, ठीक है। इट वाज अ मटीरियलिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री। व्हाट वाज इट? इट वाज अ मटीरियलिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री। और फिर आप लिख देंगे कि इट वॉज गिवन इन हिज बुक अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो इंट्रोडक्शन बनती है कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज मटेरियलिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री गिवन बाय कार्ल मार्क्स इन हिज बुक अ क्रिटिक टू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। फिर उसके बाद थोड़ा सा आप हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म डिफाइन कर दोगे कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था, कि इट इज़ नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म टू वर्ल्ड हिस्ट्री, टू द एनल्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म उनकी एक थ्योरी थी, उसको उन्होंने ह्यूमन एवोल्यूशन पे, ह्यूमन हिस्ट्री पे अप्लाई करके दिखाया था कि कैसे ये चलती है, कैसे ये प्रूव हुई है। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन हो जाएगी। फिर बॉडी पे आ जाओगे आप। अब बॉडी में या तो आप इंट्रोडक्शन में डिफाइन कर दोगे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो मैंने आपको बताया, या बॉडी में फर्स्ट पॉइंट में आप डिफाइन कर सकते हो। बॉडी के आपके 3 पार्ट्स आएंगे। फर्स्ट पार्ट में आप बताओगे, अब देखो सवाल में 2 टर्म्स हैं, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड क्रिटिक ऑफ
हेगेलियन डायलेक्टिक्स, एक तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ठीक है, और एक है आपका क्रिटिक ऑफ हेगेलियन डायलेक्टिक्स। तो कहानी शुरू होती है हेगेल से, हेगेल की आप थ्योरी बताओगे, फिर हेगेलियन डायलेक्टिक्स पे आओगे, एंड फिर आप हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बताओगे। तो द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज हेगेल्स idealism. Hegel was an idealist. He used to give a lot of importance to ideas. He comes from idealist school of thought. Plato, Aristotle, Immanuel Kant, ये सब भी आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, एंड इसी की पीक आई थी जब हेगेल ने इसे लीड किया था। तो फर्स्ट पॉइंट आप बताओगे हेगेलियन आइडियलिज्म क्या है, फिर आप आओगे हेगेल्स डायलेक्टिक्स पे। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, वो उन्होंने उसमें जो मेथोडोलॉजी है डायलेक्टिक्स की, वो उन्होंने हेगेल से ली थी। तो सेकंड पॉइंट में हम हेगेल ने जो डायलेक्टिक्स की एक टूल बताया, एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी बताई है, वो आप बताओगे। एंड थर्ड पॉइंट पे आप आओगे जब, तो आप बताओगे कि मार्क्सिस हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पे, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर आंसर शुड फ्लो, दिस इज हाउ ऑर्गेनिकली एन आंसर शुड फ्लो व्हेन इट कम्स टू राइटिंग एन आंसर इन सोशियोलॉजी ऑप्शनल। लुक एट द फ्लो ऑफ द आंसर। पहले आपने इंट्रो दी कि भाई ये वाली किताब की बात हो रही है, ये वाले थिंकर की बात हो रही है। थिंकर में हेगेल ने आइडियलिज्म की बात करी है, फिर आइडियलिज्म को उनकी थ्योरी थी, उसमें उन्होंने साइंटिफिक जो मेथोडोलॉजी यूज़ करी है वो डायलेक्टिक्स है। मार्क्स ने आइडियलिज्म को रिजेक्ट किया, बट उनकी हेगेल के आइडियलिज्म को रिजेक्ट किया, बट उनकी जो डायलेक्टिक्स की साइंटिफिक मेथोडोलॉजी थी, वो मेथोडोलॉजी यूज़ करके उन्होंने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म करके एक नई थ्योरी बनाई, और उस थ्योरी को उन्होंने अप्लाई किया जब वर्ल्ड हिस्ट्री पे, तो उसको बोला जाता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं आपको डिटेल में बताऊँ, तो शुरू करते हैं हेगेल के आइडियलिज्म से। तो हेगेल जो थे वो कहते थे कि आइडिया इज एवरीथिंग, वॉट एवर अ मैन थिंक्स दैट इज वॉट ही और शी इज, अ मैन इज वॉट ही थिंक ही इज, ठीक है। एमिनेम ने भी एक लूज योर सेल्फ उनका गाना है, उसके एंड में ये बोलते हैं कि यू कैन डू एनीथिंग यू सेट योर माइंड टू। एंड जो भी आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो उसमें भी दे से कि अगर आप सोच लो तो आप कर देते हो। बहुत सारे रिलीजियस बुक्स में भी लिखा गया है कि व्हाट यू थिंक एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, है ना। तो आइडिया पे जब फोकस बहुत ज़्यादा है, जब आप कहते हो कि जो रियलिटी है यू कैन चेंज योर रियलिटी थ्रू योर आइडियाज़, दैट आइडियाज़ आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ रियलिटी, दैट इज़ व्हाट हेगेल सेड। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं अगर, कि द आइडिया ऑफ अ टेबल, द इन्वेंशन ऑफ अ टेबल, a table is nothing but something with 4 legs, 4 या 3 legs, ठीक है, जो आप यूज़ करते हो फॉर डिफरेंट पर्पसेस। समटाइम्स यू यूज़ इट टू वर्क ऑन, समटाइम्स यू यूज़ इट टू ईट, रेस्टोरेंट्स में रखा होता है खाने के लिए, या आप टेबल पे बैठ के चाय पीते हो, बातें करते हो, आइडियाज़ शेयर करते हो। तो टेबल हैज़ मेनी पर्पसेस, इन इट्स फिजिकल फॉर्म इट इज़ यूज्ड, इट इज़ अ यूटिलिटी, इट इज़ यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस। अब हेगल की अगर हम आइडियलिज्म की बात करें, तो इट इज़ द आइडिया ऑफ अ टेबल विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द फिजिकल फॉर्म ऑफ अ टेबल। द फिजिकल फॉर्म ऑफ एनीथिंग, एनी मैटर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ठीक है। पहले टेबल होते थे लकड़ी के, आज भी होते हैं, या 4 पैरों के या 3 पैरों के होते हैं, वो प्लास्टिक का भी हो सकता है, उसकी फॉर्म चेंज होती रहेगी, वो प्लास्टिक का भी हो सकता है, वो आयरन का भी हो सकता है, वो वुड का हो सकता है, उसकी हाइट एडजस्टेबल हो सकती है, ऊपर नीचे करने वाली चीज़, उसमें कोई टेक्नोलॉजी और हो तो उसमें पंखा लगा दो या कुछ भी, तो उसकी फॉर्म चेंज होती रहेगी। बट द आइडिया ऑफ अ टेबल, द आइडिया ऑफ अ टेबल इज इट्स ब्लूप्रिंट, ठीक है। यानी कि
टेबल कैसे बनता है, टेबल की फॉर्म क्या होती है, इफ़ दैट आइडिया इज़ देयर इन योर ब्रेन, देन इवन इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, कल को टेबल एक्सटेंड हो जाए, किसी को याद ना, मतलब दुनिया के सारे टेबल ख़त्म हो जाएं, तो भी इफ़ द आइडिया ऑफ अ टेबल परसिस्ट्स, तो यू कैन मैनिफेस्ट इट्स फिजिकल फॉर्म, यू कैन क्रिएट दैट टेबल अगेन। ठीक है, घर बनता है, भूकंप आया, घर टूट गया, बट अगर उसका ब्लूप्रिंट आपके पास है, देन यू कैन क्रिएट दैट हाउस अगेन राइट फ्रॉम इट्स फाउंडेशंस। दैट इज़ व्हाट हेगल सेड। इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल मैं देती हूँ, द एग्जाम्पल ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब देखो, ये यू हैव टू टेक इन टू कॉन्टेक्स्ट, वट एज वॉज इट। जब हेगल की बात हो रही है, वी वर गोइंग थ्रू द एज ऑफ रीज़न, द एज ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशंस। बहुत सारी साइंटिफिक इन्वेंशंस हो रही हैं, बहुत सारी थ्योरीज आ रही हैं। न्यूटन ने कैलकुलस लिख दिया, एल्बर्ट आइंस्टाइन 1915 में ही केम अप विद द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। अब जो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी है, इट इज़ एन आइडिया, इट इज़ अ थ्योरी। इसकी वेरिफिकेशन, इसकी वैलिडिटी बहुत 100 साल बाद हुई है, अब जाके, जब हमने देखा कि ब्लैक होल्स जो होते हैं। अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या थी, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट विद enormous मास इज़ देयर, लाइक अ ब्लैक होल, जिसका इन्फिनिट मास है, एज्यूम कर लें, तो इट कैन बेंड स्पेस, इट कैन बेंड मैटर अराउंड इट। ठीक है, तो 100 साल बाद जब एक्सपेरिमेंट्स हुए, जब हमने ब्लैक होल्स की पिक्चर देखी, उस पर ग्रेविटेशनल वेव्स के थ्रू हमने देखा कि ब्लैक होल्स आर बेंडिंग लाइट, तो द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द आइडिया वॉज द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन एग्जिस्ट करे या ना करे, हेगल कह रहे हैं कि उसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन एग्जिस्ट करे या ना करे, द आइडिया इज इनफ इन इटसेल्फ। रियलिटी आ जाएगी अपने आप, दैट कैन बी फिजिकली मैनिफेस्टेड। तो अभी उनकी एक और थ्योरी जो वार्म होल्स की है, दैट देयर आर वार्म होल्स एग्जिस्टिंग इन द यूनिवर्स, दैट इज अ वे टू टाइम ट्रेवल। ठीक है, वी कैन ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, देयर आर वार्म होल्स। ठीक है, तो वो अभी तक वेरीफाई नहीं हुई है, क्या पता अगले 100-200 सालों में शायद हमें वार्म होल्स भी मिल जाए एंड वी कैन डू टाइम ट्रैवल। तो अगेन द आइडियाज आर वे मोर इम्पॉर्टेंट दैन द फिजिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ दोज आइडियाज। ये बोला। अब नेक्स्ट आ जाओ, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में आप बात करोगे कि हेगल्स डायलेक्टिक्स। अब डायलेक्टिक्स हेगल ने बोला, हेगल, अब क्योंकि उस टाइम द एज ऑफ रीज़न चल रहा है, साइंटिफिक इन्वेंशन चल रही है, साइंस का बोलबाला चल रहा है। ठीक है, किसी चीज़ को मानना है तो उसका प्रूफ चाहिए, और थ्योरीज आ रही हैं और वो वैलिडेट होती जा रही हैं। तो हेगल ने उसी में से ही एक टूल, एक साइंटिफिक मेथडोलॉजी दी, और उसको कहा गया डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स इज बेसिकली रीचिंग द ट्रूथ, रीचिंग द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ट्रूथ थ्रू अ क्लैश ऑफ ऑपोजिंग आइडियाज़। मतलब क्या है, जैसे हम स्कूल में डिबेट करते थे या कॉलेज में डिबेट करते थे, तो कोई भी एक स्टेटमेंट ले लिया, कोई भी एक हाइपोथेसिस ले लिया, और उसके अगेंस्ट आप बोलिए, उसके फॉर आप बोलिए, है ना। तो थ्रू रीजनिंग, थ्रू क्लैश ऑफ आइडियाज, थ्रू क्लैश ऑफ रीजनिंग, वी विल रीच द अल्टीमेट ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल, आप बात करिए कैपिटल पनिशमेंट की। कैपिटल पनिशमेंट की अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो द डिबेट कैन बी कि कैपिटल पनिशमेंट इज़ राइट। ठीक है, इट शुड बी देयर टू गिव जस्टिस टू द विक्टिम। क्राइम कंट्रोल करने का बहुत अच्छा मेथडोलॉजी है ये। उसके अगेंस्ट अगर मैं एक आर्गूमेंट दूँ दैट इट इज़ अनएथिकल। ठीक है, जजमेंट एक इंसान ही देता है, ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी हमेशा है। अगर 1000 में से एक बार भी या लाख में से एक बार भी जजमेंट गलत होता है, तो एन इनोसेंट इज डाइंग। एंड जस्टिस की थ्योरी ये बोलती है दैट वी कैन लेट 1000 क्रिमिनल्स गो, वी कैन लेट देम गो unpunished, but we cannot, our justice system cannot make an innocent guilty of the crime.
वो उसके साथ इनजस्टिस नहीं होने देगा. सो बेस्ड ऑन दैट थ्योरी कैपिटल पनिशमेंट को मना किया गया है कि ये नहीं होनी चाहिए. अब थीसिस, अब इसमें हेगल केम अप विद समथिंग कॉल्ड डायलेक्टिकल ट्रायड. डायलेक्टिकल ट्रायड मतलब कि अब डायलेक्टिक्स कैसे हम ट्रूथ तक पहुंचेंगे, कैसे क्लैश ऑफ आइडियाज़ होगा. तो उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा दैट विल बी थीसिस, उसको हम थीसिस बोलेंगे. फिर उसके अगेंस्ट जो हम आर्ग्यूमेंट्स देंगे उसको हम एंटी थीसिस बोलेंगे. ठीक है. एंड फिर उसके उस थीसिस और एंटीथेसिस के क्लैश जब होगा उसमें से जो निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे सिंथेसिस. यानी कि अगर कैपिटल पनिशमेंट के फॉर और अगेंस्ट हम आर्गुमेंट्स दें तो एट द एंड ऑफ द डिबेट एक ये पॉसिबिलिटी क्या है कि एक ये सिंथेसिस निकल के आए कि कैपिटल पनिशमेंट कैन बी गिवन इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, जो कि आपके विशाखा गाइडलाइंस में है, जो कि आपके निर्भया केस में जजमेंट हुआ था कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए. बट अगर जुवेनाइल है तो नहीं होनी चाहिए. जुवेनाइल को आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो या रिहैब में ले जाइए, बट उसको कैपिटल पनिशमेंट हम नहीं दे सकते हैं. तो सिंथेसिस ये बन के आया, ये स्टेटमेंट बन के आया. तो नाउ वी आर क्लोजर टू द ट्रूथ दैन वी इनिशियली वर. तो एक क्लैश ऑफ आइडियाज़ हुआ, एक डायलेक्टिक्स चला और अल्टीमेटली हम एक स्टेटमेंट पे, एक कंक्लूजन पे पहुंचे एक प्रोसेस के थ्रू. अब दिस सिंथेसिस विल बी द न्यू थीसिस. कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद ये एक नॉर्म बन जाएगी कि हाँ भाई कैपिटल पनिशमेंट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होना चाहिए बट जुवेनाइल तो नहीं होना चाहिए. अब मान लीजिए कुछ और ख़तरनाक केस होता है. अब निर्भया केस में भी जुवेनाइल को कैपिटल पनिशमेंट मान लीजिए होनी चाहिए थी. तो फिर एक अगेन एक इसी स्टेटमेंट को फिर से क्वेश्चन किया जाएगा कि यार जुवेनाइल्स को क्या शुड बी लेट देम गो इफ़ दे वर mentally up to that level that they could commit such a heinous crime. Should we let them go just because they were a couple of years younger than being called a legally adult person, है ना. तो अब फिर उसमें फिर से थीसिस एंटीथीसिस चलेगा और फाइनली क्या पता एक थीसिस, एक नया एक सिंथेसिस निकल के आए कि हाँ भाई कैपिटल पनिशमेंट रेयर्स ऑफ द रेयर केस में होनी चाहिए और जुवेनाइल्स को कोई एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए. सो दैट विल बी द न्यू थीसिस. तो ऐसे ऐसे करके डायलेक्टिकल ट्रायड चलता है, थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस. फिर वो नया थीसिस बन जाता है, फिर उस थीसिस की एंटीथेसिस चलेगा और फिर एक नया सिंथेसिस निकल जाएगा. तो वी आर गेटिंग क्लोजर टू द ट्रूथ बाय द क्लैश ऑफ ऑपोजिट आइडियाज, बाय द क्लैश ऑफ रीजनिंग. ठीक है. सो दैट वाज हेगल्स साइंटिफिक मेथोडोलॉजी. अब इस मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हुए दिस इज़ द क्लैश ऑफ आइडियाज़. ठीक है. अब इस मेथोडोलॉजी को मार्क्स ने यूज़ किया. तो थर्ड पॉइंट विच इज़ द लास्ट आर्ग्यूमेंट विच कंप्लीट्स योर आंसर्स कि भाई मार्क्स की थ्योरी क्या थी, मार्क्स का क्रिटिक क्या था. क्रिटिक टू हेगल्स डायलेक्टिक्स. ऑल्दो द क्वेश्चन इज़ नॉट वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, क्वेश्चन की लैंग्वेज ढंग की होनी चाहिए थी क्योंकि मार्क्स नेवर क्रिटिसाइज्ड हेगल्स डायलेक्टिक्स. Dialectics was a methodology. He in fact adopted that methodology. He rejected Hegel's idealism, जो उसकी थ्योरी थी. एंड डायलेक्टिक्स को यूज़ करते हुए उन्होंने मटीरियलिज्म की थ्योरी पे अप्लाई करके डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म लेके आए थे. तो यहाँ पे आप लिखोगे कि मार्क्स सेज कि यार आइडिया को इतने इंपॉर्टेंस मत दो. मैटर, द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस, दैट इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, नॉट द आइडियाज़. वट एवर यू थिंक इन योर माइंड. मैं सोचती हूँ कि भाई मुझे अंबानी बनना है, मैं अंबानी हूँ, तो क्या वो सोचने से मैं हो जाऊँगी. आजकल जो मैनिफेस्टेशन का जो फैड चल रहा है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस ओनली. मैनिफेस्टेशन इज स्कूल आइडियलिज्म, स्कूल ऑफ थॉट. बट मार्क्स सेज कि भाई नहीं, आइडियाज़ से ज़्यादा रियलिटी के क्लोज़र है मैटर, द पीपल, द फिजिकल एग्जिस्टेंस. तो आर एग्जिस्टेंस इज नॉट डिफाइंड बाय आर कॉन्शियसनेस. अब देखा एक स्टेटमेंट था बहुत साल पहले कि पॉवर्टी इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड.
बहुत ज़्यादा उसके अगेंस्ट रोष आया था जनता से कि हाउ कैन पॉवर्टी बी अ स्टेट ऑफ माइंड. पॉवर्टी इज़ द फिजिकल रियलिटी इन विच पोअर पीपल आर लिविंग एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम इट. आप कुछ भी सोच लो कि मैं पोअर नहीं हूँ, जब आपको खाना खाने को नहीं मिलेगा, जब आपके घर पे बिजली नहीं होगी, जब आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, दैट इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, नॉट वॉट यू थिंक, नॉट वॉट इज़ गोइंग ऑन इन योर माइंड. सो दैट इज़ वॉट मार्क्स सेड कि भाई जो सोसाइटी है, जो समाज है, समाज ये नहीं सोचता है कि एक बंदे के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है. समाज चलता है वेल्थ से, मनी से, इकोनॉमिक फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन से. अब ये थोड़े हैवी वर्ड्स हो गए बिकॉज दीज आर द वर्ड्स मार्क्स यूज. द फोर्सेस एंड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन आर व्हाट ultimately defines the reality, not your consciousness, not your ideas. तो उन्होंने बोला, अब मार्क्स की सोसाइटी के बारे में जो थ्योरीज हैं, उन्होंने बोला कि देखो, इफ़ दिस इज़ द सोसाइटी, ठीक है, तो इस सोसाइटी में बेस पे जो है, बेस को उन्होंने बोला था स्ट्रक्चर, और ऊपर उन्होंने बोला था सुपर स्ट्रक्चर. दिस इज सब स्ट्रक्चर. तो वो कह रहे हैं कि सोसाइटी का बेस जो है, व्हाट इज रनिंग द वर्ल्ड अराउंड अस, ही सेज दैट इज द मोड ऑफ प्रोडक्शन. यानी कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने का जो तरीका है, आप बिजनेस शुरू करते हैं, कोई भी काम, किसी भी चीज़ को, आपको कपड़ा बनाना है, या आपको चॉकलेट बनानी है, या आपको घर बनाना है, उसका एक प्रोसेस होता है. फैक्ट्री लगानी है या कुछ करना है, पैसा कमाने का कोई ना कोई ज़रिया अगर है, एम्प्लॉयमेंट का कोई ना कोई ज़रिया है, तो जो इंसान उस बिजनेस को, उन फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है, उसके कैपिटल को, लेबर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, मनी को, दैट पर्सन, द ओनर ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज द ruling class, that is the bourgeoisie class. Those are the haves, and those are the people who are running the world. सुपर स्ट्रक्चर में उन्होंने बोला कि सुपर स्ट्रक्चर में आइडियाज़ आते हैं. मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जो सब स्ट्रक्चर है, दैट इज़ व्हाट इज़ रनिंग द सुपर स्ट्रक्चर. उनका एक स्टेटमेंट है कार्ल मार्क्स का, द आइडियाज ऑफ द रूलिंग क्लास आर द रूलिंग आइडियाज. Whatever ideas are governing our society, those ideas are not the ideas of a poor person, those ideas are not the ideas of a common person. ठीक है. कल को बजट आया है, बजट को देख के जो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है, जो आम लोगों की हालत हुई है, बजट की पॉलिसीज आर मेड बाय द रूलिंग क्लास. द आइडियाज ऑफ द रूलिंग क्लास आर द रूलिंग आइडियाज. जो पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं, उनके आइडियाज़ ही हमें रूल कर रहे हैं. और हमारे जो आइडियाज़ हैं, द पोअर पीपल हु डू नॉट ओन द मोड ऑफ प्रोडक्शन, हु डू नॉट ओन द फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, हु वी आर नॉट द रूलिंग क्लास, हमारे आइडियाज़ नहीं मैटर करते. सो दैट इज़ व्हाट मार्क्स सेड. ठीक है. सो दैट इज़ हाउ यू विल कंक्लूड योर आंसर कि भाई हेगल ने कहा था कि आइडियाज़ गवर्न द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, बट Marx said कि no, it is not the idea, but it is not the consciousness, it is not the idea, but the economic forces of production. That is the forces of production and the relations of production. These are the things which run the world. These are the things which actually compose the ultimate reality. ठीक है. So that is it for today. That is how you will conclude your answer. The model answer of this question will not be provided in the session. That is an exclusive part of the sociology optional online batch. ज्वाइन कीजिए बैच को, बहुत मज़ा आएगा. और नेक्स्ट ईयर इफ़ यू क्लियर प्रीलिम्स, लेट सोशियोलॉजी ऑप्शनल बैच, दिस mark my words, this is gonna be your launch pad to interview and your final selection in the merit list. So
joining that batch will give you access to n number of things. मॉडल प्रीवियस ईयर, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पिछले 11 साल के उनके मॉडल आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. डेली डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे. करंट अफेयर, एक एक टॉपिक के टिके हुए एग्जाम्पल्स आपको दिए जाएंगे. हर ऐसे ऐसे टॉपिक्स जहाँ पे आपको कोई थिंकर दिमाग में नहीं आता, उसके थिंकर्स की लिस्ट आपको दी जाएगी, उनके आर्गूमेंट्स आपको दिए जाएंगे. दिस इज़ द कोर्स विच इज़ नॉट अवेलेबल इन द मार्केट anywhere. Nobody is providing. That is my guarantee. So explore this course, and that's it for today. Let's meet again with another question in the next session. Thank you.